इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा कन्फ्रंटेशन अनफोल्ड हो रहा है जहां सवाल सिर्फ एक रेड का नहीं है, सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन के दिल का, सवाल है पावर का और सबसे बड़ा सवाल है परसेप्शन का। क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो अपना काम कर रही है, या फिर वो एक पॉलिटिकल वेपन बन चुकी है? और दूसरी तरफ क्या ईडी सच में वेपनाइज्ड है या फिर वो खुद टेरराइज्ड हो रही है? ये सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक नैरेटिव वॉर है, एक नैरेटिव जहां स्टेट और सेंट्रल एजेंसी एक दूसरे पर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर अटैक कर रहे हैं। और एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है कि क्या आर्टिकल 32 के तहत ईडी की पिटिशन सही भी है या नहीं। तो व्यूअर्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी केस की। इस केस में क्या लेटेस्ट अपडेट्स है और क्या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उठे हैं, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए पूरी बात को समझते हैं इस वीडियो में। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेंगे खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, बेंच ऑफ जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड केवी विश्वनाथन के सामने रिसेंटली जब ये मैटर उठा था तो वेस्ट बंगाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा खड़े हुए और उन्होंने एक एक्सप्लोसिव एलिगेशन ड्रॉप किया था। कहा था कि दे विल हैव टू जस्टिफाई हाउ एन एजेंसी कैन बी वेपनाइज्ड लाइक दिस। अब ये एक डायरेक्ट अटैक था ईडी की क्रेडिबिलिटी पर। इम्प्लीकेशन क्लियर था कि ईडी अपने इन्वेस्टिगेटिव पावर्स का मिसयूज कर रही है और ये एलिगेशन कोई नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में ईडी की रेड्स, अरेस्ट और एक्शंस पॉलिटिकल डिबेट्स का सेंटर बन चुके हैं। अपोजिशन पार्टीज रिपीटेडली अक्यूज करती रही है कि ईडी सिलेक्टिवली ऑपरेट करती है, लेकिन ईडी की तरफ से जो रिस्पांस आया वो इक्वली अग्रेसिव था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तुरंत काउंटर किया, कहा कि नो, एजेंसी इज नॉट वेपनाइज्ड, द एजेंसी हैज बीन टेरराइज्ड। और ये एक पावरफुल स्टेटमेंट था। ईडी का कहना है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तब स्टेट मशीनरी और पॉलिटिकल एक्टर्स उनके काम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। इस आर्गुमेंट का अंडरलाइंग मैसेज ये है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपना काम करने नहीं दिया जाएगा तो रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो जाएगा। और ये पूरा कंट्रोवर्सी ओरिजिनेट हुआ एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से, जनवरी 8, जब ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के प्रीमाइसेस पर रेड कंडक्ट किया। रेड एक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था जो अलेजिडली कोल स्मगलिंग सिंडिकेट से लिंक थी। ईडी का कहना है कि जब वो सर्च कंडक्ट कर रहे थे तब वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गए और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिमूव किए। ईडी ने अपनी पिटिशन में अलेज किया कि ये इंटरफेरेंस उनकी इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए किया गया। ईडी का क्लेम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अकॉर्डिंग टू इट्स पिटिशन, द इंटरवेंशन रिजल्टेड इन द रिमूवल ऑफ क्रूशियल फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कनेक्टेड टू द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटेड ऑफिसर्स फ्रॉम कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब ये एलिगेशन सीरियस है क्योंकि अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर इन्वेस्टिगेशन ऑब्स्ट्रक्ट करने का चार्ज प्रूव होता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट मैसिव हो सकता है। लेकिन स्टेट का वर्जन भी कंप्लीटली डिफरेंट था। वेस्ट बंगाल ने अपने एफिडेविट में कहा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ। स्टेट ने आर्ग्यू किया कि ईडी का खुद का पंचनामा ये शो करता है कि सर्च पीसफुली कंडक्ट हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट लीगल ऑब्जेक्शन ये रेज किया गया कि ईडी का सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 पिटीशन फाइल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहीं से केस का रियल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्विस्ट शुरू होता है। अब आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। ये प्रोविजन सिटीजंस को एम्पावर करता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या एक गवर्नमेंट एजेंसी भी आर्टिकल 32 इन्वोक कर सकती है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एड्रेस करते हुए कहा था कि आई विल आल्सो एड्रेस ऑन ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये केस सिर्फ फैक्चुअल डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। ये डिटरमाइन करेगा कि क्या स्टेट इंस्ट्रूमेंटालिटी भी फंडामेंटल राइट्स वायलेशन क्लेम कर सकती है। अब वेस्ट बंगाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी तुरंत ऑब्जेक्शन रेज किया था। कहा था कि लेट हिम नॉट से दैट योर लॉर्डशिप्स रिकॉर्डेड माय सबमिशन इन द ऑर्डर सेइंग मेंटेनेबिलिटी विल बी फुली ओपेक। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी का पॉइंट ये था कि आर्टिकल 32 ट्रेडिशनली सिटीजंस के लिए है, स्टेट एजेंसीज के लिए नहीं। अगर ईडी जैसे एजेंसीज आर्टिकल 32 इन्वोक करने लगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सीनियर एडवोकेट मिंगा गुरुस्वामी ने भी ईडी के क्लेम पर शार्प क्रिटिसिज्म किया। कहा कि ईडी एसेंशियली ये आर्ग्यू कर रही है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। ये एक अनयूजुअल आर्गुमेंट है क्योंकि ट्रेडिशनली फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के लिए डिजाइंड है, नॉट स्टेट एंटिटीज। और इवन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक दूसरे केस में अपहोल्ड किया था, कहते हुए कि आर्टिकल 32 सिटीजंस के लिए है। अब इस लीगल डिबेट का डीपर इंप्लीकेशन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि ईडी आर्टिकल 32 इन्वोक करे तो ये प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा जहां स्टेट एजेंसीज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती है अपने ग्रीवांसेस के लिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर और सेपरेशन ऑफ पावर्स के फ्रेमवर्क को फंडामेंटली इंपैक्ट कर सकता है। और कोर्ट रूम ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ था। एक फ्रेश रिट पिटीशन भी फाइल हुई बाय वन निशांत कुमार, जिसे
उसे ईडी केस से लिंक किया गया, लेकिन स्टेट के लॉयर्स ने उस पिटिशन को स्ट्रांगली अपोज किया था। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने ब्लंटली कहा कि अ वेरी क्वेश्चनेबल कैरेक्टर हु हैज कम। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने ऐड किया कि हिज पीआईएल हैज बीन डिसअलाउड मल्टीपल टाइम्स। ये स्टेटमेंट शो करते हैं कि स्टेट का स्ट्रेटजी क्लियर है, ईडी के नैरेटिव को वीकन करना और उसके सपोर्टर्स की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करना। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन मौजूद थे, ने इमीडिएट डिसीजन नहीं दिया है। इंस्टेड कोर्ट ने मैटर को अर्जन कर दिया है। फर्दर हियरिंग मार्च 18 के लिए फिक्स है, लेकिन कोर्ट ने पहले ही एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दिया था जब जनवरी 15 को मैटर सुना गया था। कोर्ट हैड सेड देयर वुड बी लॉलेसनेस इन द कंट्री इफ इट डज नॉट एग्जामिन द इश्यूज रेज्ड बाय द ईडी। ये ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करता है कि कोर्ट ईडी के एलिगेशन को सीरियस लेंस से देख रही है और ये केस एसेंशियली 3 लेवल्स पर फाइट हो रहा है। पहला, फैक्चुअल लेवल, क्या ईडी की रेड ऑब्स्ट्रक्ट हुई थी? दूसरा, लीगल लेवल, क्या ईडी आर्टिकल 32 इन्वोक कर सकती है? और तीसरा, नैरेटिव लेवल, क्या ईडी न्यूट्रल एजेंसी है या पॉलिटिकल वेपन? अब ईडी का नैरेटिव ये है कि वो रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स कर रही है और उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। स्टेट का नैरेटिव ये है कि ईडी अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। और ये नैरेटिव वॉर सिर्फ कोर्टरूम तक लिमिटेड नहीं है, ये पब्लिक परसेप्शन, मीडिया कवरेज और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी इक्वली इंटेंस है। अगर सुप्रीम कोर्ट ईडी के फेवर में रूल करता है और आर्टिकल 32 पिटिशन मेंटेनेबल डिक्लेयर करता है, तो ये ईडी और सिमिलर एजेंसीज को अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे सकता है। लेकिन अगर कोर्ट स्टेट के फेवर में रूल करता है और पिटिशन डिसमिस कर देता है, तो ये ईडी के अथॉरिटी पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन इंपोज करेगा। इसलिए ये केस सिर्फ एक रेड या एक इन्वेस्टिगेशन का डिस्प्यूट नहीं है, ये केस डिफाइन करेगा कि इंडिया में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर बैलेंस क्या होगा। ये डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन शील्ड सिर्फ सिटीजंस के लिए है या स्टेट एजेंसीज भी उस शील्ड का यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये केस आंसर करेगा एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड क्वेश्चन। जब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और एक इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे पर एक्यूजेशंस डालते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशन किसकी साइड लेगी? क्या ईडी वेपनाइज्ड है या ईडी टेरराइज्ड है? इसका आंसर सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज में नहीं मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में, और वो इंटरप्रिटेशन अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।